हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल AKC टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो आई हुई है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की। इसमें आपको बताएंगे आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उसके बारे में। आपको फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही बताए जाएंगे और मैथ के तो सभी चैप्टर सॉल्व कराए जा रहे हैं। इस प्रकार से अन्य जैसे सब्जेक्ट हैं आप लोगों में, उन सबको भी हम सॉल्व ज़रूर कराएंगे। थोड़ा इस समय लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग समझते ही हैं, तो बुक्स भी नहीं है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन हम आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज हम अप्लाइड फिजिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारी चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में आज आपको बताएंगे ब्रूस्टर लॉ एंड मॉलस लॉ। ठीक, मॉलस लॉ एंड ब्रूस्टर लॉ, ये आपके 5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जिसका आपको पूरा डेरिवेशन भी करना रहता है। अगर ये आपके 2 नंबर में पूछता है तो पूछ लेगा केवल ब्रूस्टर लॉ लिखिए अथवा मॉलस लॉ लिखिए। मॉलस नियम एंड ब्रूस्टर नियम लिखिए, अलग अलग पूछ सकता है, तो इसे आप लोग अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। तो देखते हैं ब्रूस्टर लॉ होता क्या है आपका। जैसे कि ब्रूस्टर लॉ जो होता है वह उसका फार्मूला होता है n बराबर tan I सफिक्स p। मतलब यह होता है कि ध्रुवण कोण की जो स्पर्शज्या होती है, ध्रुवण कोण की जो टेंजेंट होती है, स्पर्शज्या जिसे आप लोग tan I सफिक्स b बोलते हैं, वह ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या जो होती है उसका जो मान होता है प्रकाश के लिए उसके अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो इसे ही बोल सकते हैं आप लोग tan I सफिक्स p बराबर n। ठीक, इसे हम थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया ध्रुवण कोण की जो स्पर्शज्या होती है यानी tan I सफिक्स p, इसका मान जो होता है प्रयुक्त प्रकाश के लिए उस माध्यम के अपवर्तनांक n के बराबर होता है। जब 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आप लोग इतना ही लिख देंगे और यह फार्मूला लिख देंगे tan I सफिक्स p बराबर n, तो आपको वहाँ पर 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। थोड़ा इसका डेरिवेशन देखते हैं और थोड़ा इसे लॉन्ग फॉर्म में देख लेते हैं। तो देखिए, यही जो होता है प्रकाश का ध्रुवण होता है परावर्तन द्वारा, और इसमें ही हम पढ़ेंगे ब्रूस्टर के नियम को। तो देखते हैं ब्रूस्टर ने क्या कहा था। तो देखिए, ब्रूस्टर ने बताया था कि एक विशेष आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है। आपतन कोण आपने जाना क्या होता है, हमने आपको फिजिक्स की इसकी जो पीछे वीडियो आई थी उसमें आपको अपवर्तन और परावर्तन के बारे में बताया था। तो उसमें आप लोग देखेंगे तो उसमें पूरा विस्तार पूर्वक बताया गया है आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। ठीक, तो देखिए उन्होंने बताया था एक विशेष आपतन कोण के लिए जो परावर्तित प्रकाश होता है वह पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश की तरह वह व्यवहार करता है। अब यहाँ पर आपका समतल ध्रुवित आ गया है, तो इसको भी जरा देख लेते हैं कि ये होता क्या है। समतल ध्रुवित, समतल ध्रुवित मतलब ये होता है कि यह जो वैद्युत सदिश नहीं होते हैं आपके, क्या विद्युत सदिश, जैसे कि विद्युत सदिश मान लीजिए जैसे कोई लंबवत रेखा खींच दी गई, कोई रेखा खींच गई, उसके लंबवत ये दोनों इस प्रकार से सेम बने रहते हैं, ठीक ना। तो इसके दिशा के हमेशा लंबवत लगते हैं, तो यही देखिए आपके समतल ध्रुवित हो जाते हैं, प्रकाश हो जाते हैं। अभी इनका यूज हम आपको डेरिवेशन में बताएंगे, तो आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। और आपने पढ़ा योगा इंटरमीडिएट में ये सब क्या होते हैं, लेकिन अभी हम आपको विस्तार से पूरा बताएंगे। तो देखिए, वह पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है तथा इसके जो कंपन होते हैं आपतन तल के लंबवत होते हैं। अभी हमने आपको बताया जो इस प्रकार से बने होते हैं वो आपतन तल जो बना रहता है उसके हमेशा लंबवत लगते हैं। तथा अपवर्तित प्रकाश जो रहते हैं इसमें, वो तो परावर्तित प्रकाश हो गया, अब अपवर्तित प्रकाश जो होते हैं वह भी ध्रुवित ही होते हैं। ठीक, तो समझा आपने। जब आएगा तो आप लोग या तो लिख सकते हैं यहीं पर कि जो n बराबर tan I सफिक्स p भी लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, छोटी भाषा में। इसका एक बार फिर से हिंदी में डेरिवेशन कर देते हैं। जो n बराबर tan I सफिक्स p होता है यह कहता है कि जो ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या होती है मतलब tan I सफिक्स p, ठीक, उसका जो मान होता है उस समय जो प्रयुक्त प्रकाश मिलता है उसके माध्यम के अपवर्तनांक के
बराबर होता है। या आप लोग इतना बड़ा लिख सकते हैं एक विशेष आपतन, नहीं तो पूरा जान लीजिए आपका थियोरेटिकल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका डेरिवेशन। और जो आपका आपतन कोण होता है उसी को हम ध्रुवण कोण कहते हैं, आई सफिक्स पी। देखिए ध्रुवण कोण को आई सफिक्स पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका डेरिवेशन करते हैं। अगर पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक n हो और ध्रुवण कोण आई सफिक्स p हो तो n बराबर tan आई सफिक्स p होता है। ये आपका ब्रूस्टर नियम का फार्मूला होता है, यही ब्रूस्टर नियम कहलाता है, यही संबंध जो आया है यही ब्रूस्टर नियम कहलाता है। पूछा जाएगा तो आप लोग लिख लेंगे n इक्वल टू tan आई सफिक्स p। सिंपल लैंग्वेज में आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। और अगर डेरिवेशन पूछता है तो पूरा डेरिवेशन भी आपको इस वीडियो के द्वारा बताया जाएगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक। और हाँ, कोई भी डाउट हो आप लोग हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक में आपको दे दिया जाएगा, इंस्टाग्राम लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर आप लोग हमसे जो भी समझ में ना आए प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा इंस्टाग्राम का, वहाँ पर आप लोग पर्सनली कांटेक्ट करके हमसे जो भी कन्फ्यूज़न रहे पूछ सकते हैं। और वहाँ पर भी हम जानकारी शेयर करते रहते हैं। ठीक, तो आप लोग चिंता मत करिएगा, आपको सब कुछ बताया जाएगा। और लिंक तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए इसका कुछ चित्र इस प्रकार बनाया हमने। ये हो गया प्लेन, ठीक। और ये सब आपको आपतन और परावर्तन कोण में बताया गया था। आपतन नियम, परावर्तन नियम जो आपके बताए गए थे अपवर्तन के और परावर्तन के। तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाई गई है फिजिक्स सेकेंड नाम से, उसमें बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको बताया गया है। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको यह ब्रूस्टर का नियम भी समझ में आएगा। और यहाँ पर देखिए यही जो है आपका समतल ध्रुवित प्रकाश बना हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने है सब। और इसका जो कोण है वह r है, ठीक। और यहाँ पर देखिए प्रकाश यहाँ से चला, यहाँ से परावर्तित हो गया, जब दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब जो आपका है यानी इसे बोलते हैं, यह इसकी तरफ थोड़ा झुका हुआ है। तो आप लोगों के लिए समझने में आसानी तभी होगी जब आपने अपवर्तन और परावर्तन पढ़ा होगा, नहीं तो हम समझाते रहेंगे आपको समझ में आने ही वाला नहीं है। तो इसका कोण देखिए r हो गया, और इन दोनों का कोण आई सफिक्स p और आई सफिक्स p, क्योंकि यह अब आपके कौन से कोण हो चुके हैं, यह अब आपके हो गए हैं ध्रुवण कोण, ठीक ना। तो इसको समझिएगा। तो इस चित्र के द्वारा आपको हम बता रहे हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर कोण NOR, देखिए यहाँ पर कोण है NOR, कोण NOR किसके बराबर है, आई सफिक्स p के। तो आई सफिक्स p हो क्या, प्लस कोण ROS यानी R, ठीक, फिर O, फिर S, ROS। तो कोण ROS यानी ROS आपके कोण यही तो हुआ। तो यह देखिए आपका क्या बन रहा है, एक समकोण बन रहा है यानी या 90 अंश। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 90 अंश। फिर प्लस कोण SON, तो देखिए SO और N, SON तो यह कितना है R, तो प्लस R आप लोग लिख सकते हैं बराबर कितने के, 180 अंश के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका 180 अंश का होता है। तो ये हम आगे लिखने वाले हैं। तो देखिए NOR जो था वह NOR आपका था 180, NOR था आई सफिक्स p, तो आई सफिक्स p हो गया ROS यानी ROS आपका है देखिए 90 डिग्री का है, ठीक, लेकिन वहाँ भी हम लिखेंगे नहीं, ठीक। तो देखिए ROS हो गया, फिर प्लस R हो गया SON का, तो R बराबर 180 अंश तीनों का लिख दिया गया है। अब देखिए OR और OS लंबवत हैं, OR और OS आपके लंबवत हैं, तो आपके वो 90 अंश के हो जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर हमने किया क्या, जब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो कोण ROS का मान आपका 90 अंश आ जाएगा। आप उसे सिंपल ही तरह ही पहले ही निकाल चुके थे, समझ लीजिएगा। तो कोण ROS बराबर 90 अंश जब आएगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका कोण आई सफिक्स p प्लस कोण R बराबर 180 माइनस 90 करेंगे तो कितने के बराबर आएगा, 90 के बराबर। अथवा कोण R बराबर आपका आ जाएगा 90 माइनस कोण IP, इसे इस तरफ भेज दिए हैं तो आपका ये आ गया है। तो आप लोग इतना पूरा नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे इन सब का यूज है, जैसे n का यूज है और कोण R का यूज है, तो समझ लीजिएगा। अब आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग ये जानते हैं n बराबर साइन I अपॉन साइन R होता है। किससे होता है, स्नेल का नियम आपने पढ़ा होगा, स्नेल
स्नेल का नियम भी हमने आपको बताया था जब परावर्तन और अपवर्तन पढ़ाया था। अब आपने नहीं पढ़ा तो उसमें देखिए हमारी कोई गलती नहीं है। और हाँ, हम आपसे कह रहे हैं, आपको अभी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे इंस्टा की, आप लोग वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। जानकारी भी वहाँ हम अपनी शेयर करते रहते हैं, तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, आपको लिंक मिलेगी वहाँ पे, ठीक ना। आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए n बराबर साइन आई की जगह हम आई सफिक्स पी लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ध्रुवण कोण यूज होने वाला है और यहाँ साइन आर हो गया है। फिर साइन आई सफिक्स पी अपॉन में साइन, अब कोण आर का मान आया था 90 माइनस आई पी, तो देखिए इसकी जगह यह लिख दिया। तो साइन आई पी अपॉन साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस आई पी हो जाएगा, क्योंकि थीटा की जगह आपका आई पी है। तो एन बराबर आपका क्या आ जाएगा, tan आई सफिक्स पी। एन बराबर आपका आ जाएगा tan आई सफिक्स पी। तो इससे ही आपको प्रूव करना था, एन बराबर tan आई सफिक्स सी। मतलब फिर से वो देख लीजिए, ध्रुवण कोण की जो स्पर्शज्या यानी tan आई सफिक्स पी, वह जो होता है प्रयुक्त प्रकाश के लिए उसके माध्यम के अपवर्तनांक जो n होता है उसके बराबर होता है। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। तो आप लोग देख लीजिए, इतना जब समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर से बताएंगे। और आप लोगों को हम अभी दे देंगे लिंक, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फॉलो कर सकते हैं। सेकंड आपको बताने जा रहे हैं मेलस का नियम। अब देखिए मेलस क्या होता है। मेलस ने क्या बताया था आपको, इन्होंने ये बताया था, अब आपको बता रहे हैं जो टॉपिक हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, इसलिए हमने सोचा है इम्पॉर्टेंट है आपको बता दें और आप लोग अच्छे से तैयारी ज़रूर करें। और देखिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए आपको, तो वह भी आपको इंस्टाग्राम से मिल जाएगा। आप लोग कहेंगे तो आपको हम प्रोवाइड ज़रूर करा देंगे। तो देखिए मेलस का नियम देखिए, जब कोई पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक, जिसे आप लोग एनालाइजर बोलते हैं, उस पर गिरता है, तो इससे जो प्रकाश आपकी निर्गत प्रकाश होती है, इसकी जो तीव्रता आई होती है, वह cos स्क्वायर थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है। किसके, cos थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है। अब देखिए फिर से समझिएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश हमने आपको बताया था। विश्लेषक के बारे में बता दें थोड़ा, इससे जो विश्लेषक मतलब फैलाव करना, विश्लेषण करना, वही है ए बी विश्लेषक, उसका दूसरा रूप है बस। तो जब पूर्णतया कोई समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर गिरती है, तो विश्लेषक से जो प्रकाश निर्गत होता है, जो निर्गत प्रकाश होता है विश्लेषक से, उसकी जो तीव्रता होती है, जिसे आप लोग निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वह जो होता है वह cos स्क्वायर थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। cos स्क्वायर थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। और जहाँ यह थीटा जो आपका आया है, थीटा वह पोलराइजर यानी जो ध्रुवक होता है तथा विश्लेषक के संचरण के तल के बीच का कोण होता है। ठीक, यह जो थीटा होता है वह पोलराइजर और एनालाइजर जब के संचरण के तल यानी इनके जो चलने की दिशा होती है, ठीक, उनके बीच का यह कोण होता है थीटा जो है। बस यही इतना मेलस का नियम था, यह भी पूछा जा सकता है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर I0 क्या है, ये जो एनालाइजर है, विश्लेषक पर जो गिरने वाला समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, विश्लेषक पर जो समतल ध्रुवित प्रकाश गिरता है, उसे हम I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि I0 बराबर मान लीजिए विश्लेषक पर गिरने वाले समतल ध्रुवित की प्रकाश तीव्रता रहे, ठीक, और I जो रहे वह विश्लेषक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता रहे। I जो है विश्लेषक से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता, मतलब जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता है, ठीक, जो प्रकाश आपका विश्लेषक पर गिरने के बाद निकल रहा है वह I के बराबर हो, और जो विश्लेषक पर गिर रहा है उसे अगर हम I0 से रिप्रेजेंट करें, तो मेलस के नियम के अनुसार उन्होंने कहा था I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा इनके रूल के अनुसार। बस आपको यही प्रूव करना था, इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन कुछ और कंडीशंस हैं जिन्हें लिखकर आप लोग 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जब 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देखिए कुछ
स्पेशल केस हैं, इसमें कुछ अधिक कंडीशन है। जैसे अगर थीटा का मान, देखिए अगर थीटा बराबर हम 0 रखते हैं या थीटा बराबर 180 रखते हैं तो ध्रुवक तथा विश्लेषक जो रहेंगे वह आप मतलब अगर थीटा बराबर 0 रखें या 180 रखें, अर्थात जब हम थीटा बराबर 0 रखते हैं या 180 रखते हैं तो जब दो बिंदु ये रहते हैं तो वह एक दूसरे के समांतर रहते हैं, या आप लोग सीधे लिख सकते हैं अगर ध्रुवक और विश्लेषक समांतर हों तो उसके लिए फार्मूला I बराबर I0 के हो जाएगा। या देखिए 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ध्रुवक और विश्लेषक आपस में समांतर हो जाते हैं तो I का मान कितना होगा, तो I का मान I0 के बराबर हो जाएगा। इसमें जो निर्गत प्रकाश की जो निकलने वाली तीव्रता निकलने वाला प्रकाश रहेगा उसका मान अपरिवर्तित रहेगा, मतलब वह चेंज नहीं होगा, जितना गिरेगा उतना ही निकलेगा, ठीक ना। सेकंड है 90 का मान समझते हैं आप लोग लंबवत के लिए होता है। तो जैसे कि एक थीटा मान 0 रहे या दोनों आपस में लंबवत रहें तो उस समय I का मान जो होता है वह 0 के बराबर होता है। इस समय जो निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता रहेगी वह शून्य रहेगी, प्रकाश गिरेगा लेकिन शून्य निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। और समांतर में क्या था, दोनों सेम हो जा रहे थे। थर्ड है यदि विश्लेषक पर गिरने वाला प्रकाश अध्रुवित हो तो I का मान 1/2 I0 के बराबर होगा। देखिए जो थर्ड वाला है यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सबसे भिन्न रहता है, इसलिए इसे पूछा भी जाता है। आप केवल ध्रुवित प्रकाश के लिए पढ़ते हैं तो वही प्रकाश के लिए आप लोग जानते भी हैं, लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको ये थर्ड कंडीशन पढ़ना पड़ेगा। तो I बराबर 1/2 I0 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से आपके 2 रूल बताए गए 5 नंबर के, ठीक। तो आप लोग इसे पढ़िएगा और तैयारी करते रहिए, सेमेस्टर एग्ज़ाम आपके कभी भी हो सकते हैं। जो एक कोई नोटिफिकेशन आएगा आपको ज़रूर बताया जाएगा। और आप लोगों को हम अभी एक लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी जानकारी लेना चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट वहाँ पर कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।